हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यदि आप मेरी वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर के बच्चों टाइप करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। ऐसा सर्च करते ही वीडियोस मेरे ओपन हो जाते हैं यूट्यूब पर, और उसमें यदि आप चैप्टर्स के प्लेलिस्ट चेक करें तो वहाँ पर आपको एक चैप्टर के सारे वीडियोज़ एक जगह ही मिल जाएंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। पिछले वीडियो में मैंने बच्चों आपको बताया था राइबोसोम के बारे में, जिसमें कि एक टॉपिक यहाँ पर लिख रखा था मैंने, वो छूट गया था हमारा, कि राइबोसोम आपसे पूछा जाए कि सबसे कम कहाँ होता है, यानी कि राइबोसोम होता ही नहीं है कौन सा सेल में। तो ह्यूमन के जो आरबीसीएस होता है, हम लोग के जो आरबीसीएस सेल होते हैं, रेड ब्लड कैप्सूल्स, उनमें राइबोसोम नहीं पाया जाता। और जो हमारा पैनक्रियाज होता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पैनक्रियाज के जो सेल्स होते हैं वहाँ पर राइबोसोम की संख्या मैक्सिमम होती है, क्योंकि उनको डाइजेस्टिव जूस बनाना पड़ता है, जो कि क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है ना, प्रोटीन उनको बहुत ज़्यादा ही बनाना पड़ता है और राइबोसोम हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में। तो इस वजह से पैनक्रियाज के सेल में राइबोसोम की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग पिछले वीडियो में आप लोग ऐड कर लेना। और आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। बच्चों मैंने आपको मैंने जो भी पढ़ाया है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया है, सेल वॉल पढ़ाया है, राइबोसोम पढ़ाया है, बहुत सारे जो भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपको बेहतरीन, काफ़ी ऊंचे लेवल तक का है ना, आप तैयारी के हिसाब से, नीट लेवल के अकॉर्डिंग, कंपटीशन के हिसाब से आपको मैटर देने की कोशिश की है। और साथ में उसको इतना ईजी वे में दिया है कि आपको समझने में ईजी रहे, और ये भी समझ में आए कि किस सिस्टम से हमको पढ़ना है। एक सिस्टमेटिक वे में उसको अरेंज किया गया है, ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेटअप रहे कि हम चल कैसे कैसे रहे हैं। ठीक है ना, क्या हमने पढ़ा उसके बारे में, फिर हमने क्या पढ़ा, मतलब एक मेमोरी, एक याद रहेगा आपको। ठीक है, उसी तरीके से मैंने लाइसोसोम को भी बहुत ही एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करने की कोशिश की है, ताकि आपको मतलब मैटर तो हमारे काफ़ी ऊंचे लेवल के आएंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम बहुत ही ईजिली इसको, है ना, ईजी वे में सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम। ठीक है, सबसे पहले हमने लाइसोसोम को बोला कि लाइसोसोम अपना इंट्रोडक्शन दो। पहली बात ये कि लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है बच्चों, सेल के अंदर, है ना। अभी हम सेल, हमारा चैप्टर चल रहा है, तो सेल के अंदर ही पाए जाने वाला एक सेल ऑर्गेनेल है, जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। हमने लाइसोसोम को बोला कि लाइसोसोम अपना इंट्रोडक्शन दो। तो लाइसोसोम ने अपना क्या इंट्रोडक्शन दिया, यानी कि अपना परिचय। लाइसोसोम ने बताया कि मेरे नाम का मतलब, लाइसो मीन्स होता है डाइजेस्टिव और सोमा मीन्स होता है बॉडी, यानी कि मैं जो हूँ एक डाइजेस्टिव बॉडी हूँ, है ना, मतलब कि डाइजेस्ट कर लेता हूँ, चीज़ों को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स मेरे पास है, मैं डाइजेशन में हेल्प करता हूँ, तो मैं एक क्या हूँ, डाइजेस्टिव बॉडी हूँ। दूसरी बात कि इसकी डिस्कवरी, है ना, इसने बताया कि मेरे बारे में सबसे पहले जिन्होंने देखा उनका नाम है सी डी डुवे। सी डी डुवे ने 1955 में मुझे देखा, मुझे एक्सप्लेन किया, मेरे बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई, और इसके लिए 1974 में सी डी डुवे को नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, उसके बाद लाइसोसोम पाया कहाँ जाता है। हम जानते हैं कि लाइसोसोम जो होता है वो एनिमल सेल में पाया जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग कहते हैं, और लाइसोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में मैक्सिमम संख्या में, जैसे पैनक्रियाटिक सेल में पाया जाता है, ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी सेल जो होते हैं, लीवर के जो सेल हो गए, किडनी के सेल हो गए, एसेट्रा, मतलब इन सब में लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो एनिमल सेल में तो लाइसोसोम पाया ही जाता है, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन 1964 में पी मेटाइल ने बताया, साइंटिस्ट एक हैं पी मेटाइल, इन्होंने न्यूरोस्पोरा नाम का एक फंजाई यानी कि क्या, प्लांट, है ना, तो न्यूरोस्पोरा फंजाई यानी कि प्लांट में भी लाइसोसोम को देखा। ठीक है, तो यहाँ जब इन्होंने प्लांट में भी लाइसोसोम को देख लिया, तब ये पता पड़ा कि ओहो, लाइसोसोम जो है ये केवल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, बल्कि प्लांट सेल में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद ये अब तय हो गया कि मतलब लाइसोसोम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम मैक्सिमम की बात करें, है ना, तो एनिमल सेल में लाइसोसोम की संख्या ज़्यादा होती है, मैक्सिमम यहाँ पाया जाता है, और प्लांट सेल में मिनिमम पाया जाता है। और हर सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट हो ये भी जरूरी नहीं है ना, कुछ प्लांट्स हैं जिनमें कि लाइसोसोम पाया जाता है, और एनिमल सेल में तो सब में ही लगभग लाइसोसोम पाया जाता है, और किसी में संख्या ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे लाइसोसोम का इंट्रोडक्शन। इसने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। तो पहले नंबर पर हमने पढ़ा, नंबर 1 हमने क्या स्टडी किया, लाइसोसोम का इंट्रोडक्शन। सेकेंड है बच्चों हमारा ओरिजिनेशन। ठीक है ना, देखिए हम पॉइंट वाइज बिल्कुल पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब हम सेकंड क्या पढ़ेंगे, ओरिजिनेशन, यानी कि लाइसोसोम की उत्पत्ति, ओरिजिनेशन सेल के अंदर कैसे हुई, बना वो कैसे, क्या जरूरत पड़ी जो बना और कैसे बना। ठीक है, तो हम ओरिजिनेशन देखेंगे। देखिए हम मानते हैं कि ये हमारा क्या है, एक एनिमल सेल है। ओके, ये हमारा एनिमल सेल है। तो इस
एनिमल सेल में ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से क्या लगा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे होते हैं। मैंने यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम ये लगे हुए हैं, तो इसको टच करेंगे हम तो कैसा हमको लगेगा, खुरदुरा लगेगा, रफली फील होगा, तो इसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये क्या करता है, इसमें राइबोसोम लगे हुए हैं, तो इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी कि प्रोटीन यहाँ पर बनता है। जो प्रोटीन यहाँ बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है कि इसे खुद ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी कि गोल्जी बॉडी बनाती है, ठीक है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया, गोल्जी बॉडी, ठीक है। आपने देखा होगा कि सेल में बहुत सारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जब हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था तो वहां देखा था कि सेल के अंदर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। तो ये गोल्जी बॉडी किसने बनाया, ये बनाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने गोल्जी बॉडी बनाया, कारण बनाने का, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटीन बनते हैं उन प्रोटीन को मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। प्रोटीन यहाँ बन तो गया, अब उस प्रोटीन को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रोटीन के ही बने होते हैं हार्मोन्स, प्रोटीन के ही बने होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। तो उस प्रोटीन को अब आप किस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको कैसे मॉडिफाई करना है, ये काम ये नहीं करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बल्कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया कि अपना एक हेल्पर तैयार किया। वो हेल्पर कौन है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को बोला कि जो मैं प्रोटीन बना रहा हूं ना, तू उसको क्या कर, उसका मॉडिफिकेशन कर। ओके, यानी कि जो प्रोटीन मैं बना रहा हूं उसका मॉडिफिकेशन, उसमें चेंजेस करना है, उसको किस रूप में इस्तेमाल करना है ये तुमको तय करना है। तो ये काम दे दिया उसने गोल्जी बॉडी को। ओके, अब गोल्जी बॉडी ने क्या किया कि उसको मॉडिफाई करने के बाद, मतलब प्रोटीन्स को मॉडिफाई किया, ठीक है ना, तो कुछ प्रोटीन कहाँ लगाना है उसने यूज़ किया, और उसी में से कुछ प्रोटीन को मॉडिफाई करके उसने एक छोटे छोटे पैकेट्स में उसकी पैकिंग कर दी है ना, छोटा छोटा पैकेट्स बना करके रख दिया, उस पैकिंग कर दी, और उस छोटे छोटे पैकेट्स को बोलते हैं हम लाइसोसोम, ठीक है। इस लाइसोसोम में इसने क्या भरा कि बहुत सारे, इसमें क्या भरा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, है ना। कुछ इसमें से जो प्रोटीन थे जिनको कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स के रूप में उसको मॉडिफाई किया गया था, यानी कि उस प्रोटीन को बोला गया था कि तुमको डाइजेशन का काम करना है, और उस प्रोटीन को क्या किया गया कि एक छोटे छोटे पैकेट्स में पैकिंग कर दिया गया, ठीक है ना। उस डाइजेस्टिव प्रोटीन को काम दिया गया, डाइजेशन मतलब उस प्रोटीन को काम दिया गया डाइजेशन का, अब उसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स को छोटे छोटे पैकेट्स में भर दिया गया, जिसको नाम दिया गया, उस पैकेट्स को नाम दिया गया लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम कहाँ से बन रहा है, लाइसोसोम बन रहा है गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी कहाँ से बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। तो इस तरीके से गोल्जी लाइसोसोम का ओरिजिनेशन होता है, यानी कि इसकी उत्पत्ति होती है। इस तरीके से हमारा लाइसोसोम बनकर के तैयार होता है, और सेल में जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहती है वैसे वैसे ही लाइसोसोम को बनाया जाता है। जैसे जरूरत पड़ेगी उतना, जितने संख्या में जरूरत पड़ेगी उतनी संख्या में पैकिंग करके बहुत सारे लाइसोसोम यहाँ पर रेडी कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनेशन। हमने फर्स्ट पढ़ा इंट्रोडक्शन, सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे इसका ओरिजिनेशन की बना कैसे। थर्ड हम आ जाते हैं लाइसोसोम के स्ट्रक्चर पर, ठीक है ना, कि लाइसोसोम देखने में कैसा होता है। अगर हम लाइसोसोम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लाइसोसोम जो होता है वो छोटे से एक सैक की तरह से होता है ना, मतलब हम कहेंगे तो रफली स्फेरिकल होता है, एक छोटा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, रफली मतलब एकदम स्मूथ नहीं, लेकिन इस तरीके से एक स्फेरिकल गोल एक स्ट्रक्चर है। और इसका डायमीटर होता है, जब स्फेरिकल है ये तो डायमीटर भी होगा, इसका डायमीटर होता है 0.25 माइक्रोन मीटर से लेकर के 0.50 माइक्रोन मीटर तक इसका डायमीटर होता है, यानी कि बहुत ही छोटे से पैकेट्स हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये जो पूरा लाइसोसोम जो होता है, जिस पैकेट्स में उसको पैक किया जाता है, वो जो पैकेट है वो सिंगल मेम्ब्रेन है ना, मतलब एक ही मेम्ब्रेन से उसको पैक किया जाता है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ओके। इसके अंदर पूरा एंजाइम्स भरा गया है ना, कौन सा एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरा गया है। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वास्तव में क्या है, वास्तव में वो प्रोटीन है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया था। वही प्रोटीन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जिसको बनाया था, और गोल्जी बॉडी ने जिसको मॉडिफाई किया था, उसी को हम यहाँ इसमें हमने भर दिया है, और इसको हम बोलेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, लाइटिक मतलब होता है तोड़ना, ठीक है ना। ऐसे एंजाइम जो कि डाइजेशन करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसमें भरे होते हैं, हर पैकेट में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें भरे होते हैं।
और 30 से लेकर के 35 मतलब 30 से 35 प्रकार के, है ना, इतने टाइप्स के और लगभग ऑलमोस्ट 400 एंजाइम्स छोटे छोटे पैकेट्स में भरे होते हैं ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये इसमें इतने सारे एंजाइम्स हैं कि ये लगभग सारी चीज़ों का, है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, डीएनए, आरएनए, बहुत सारी चीज़ों का डाइजेशन यहाँ हो जाता है लाइसोसोम में, ठीक है। लेकिन लाइसोसोम के जो ये एंजाइम्स हैं ये कहते हैं कि हमको काम करने के लिए, यानी कि हम इनएक्टिव कंडीशन में रहेंगे, हम काम तभी करेंगे। हमको कैसे पता पड़ेगा कि हमको वर्क करना है, अब हमारा काम शुरू हो रहा है, तो करना ये होगा आपको कि बताना पड़ेगा, है ना। वैसे हम क्या रहेगा, जब हमारा काम नहीं है तो हम क्या रहेंगे, इनएक्टिव कंडीशन में रहेंगे, और मतलब हम आराम से सो रहे हैं। अगर हमको हमारा काम स्टार्ट हो रहा है तो सेल को इंडिकेट करना पड़ेगा कि हमको काम करना है, ठीक है। सेल कैसे इंडिकेट करेगा, तो इसको एक्टिव करने के लिए यहाँ का इसका अंदर का मीडियम जो होगा वो एसिडिक करना पड़ेगा, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ही ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं ये वर्क करते हैं, एसिडिक मीडियम में, यानी कि pH 5, है ना। अगर यहाँ पर pH 5 मिल जाता है, मीडियम जो है वो pH 5 वहाँ पर हो जाता है, वहाँ पर pH की वैल्यू 5 हो जाती है, तो यहाँ का मीडियम क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। और उस एसिडिक मीडियम में ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो अच्छी तरीके से एक्टिव होकर के काम करते हैं। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव तब रहेंगे जबकि मीडियम क्या होगा, एसिडिक होगा, यानी कि वहाँ के pH की वैल्यू क्या हो जाए, जब 5 हो जाएगा तभी ये एक्टिव होता है और तब काम करता है, मतलब तभी इसको पता पड़ता है ये कि मुझे काम करना है ना। ये तो सोया हुआ है, जैसे ही pH यहाँ पर बढ़ा, pH की वैल्यू बढ़ करके जैसे ही 5 होती है, मीडियम एसिडिक होता है, ये समझ जाता है कि अब मुझे जाग जाना है और मेरा काम स्टार्ट हो गया, मेरी ज़रूरत आ पड़ी है, ठीक है ना, तब ये काम करता है। अब जो ये pH वैल्यू है बढ़ी, है ना, एसिडिक किया गया, सेल ने एसिडिक मीडियम कैसे किया, देखिए ये सेल है हमारा, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, इस साइटोप्लाज्म का pH जो होता है वो 7.2 होता है, ठीक है। pH वैल्यू यदि 7 होती है तो मीडियम कैसा होता है, न्यूट्रल, ना वो एसिडिक है ना बेसिक है। और यहाँ पर pH वैल्यू इसकी कितनी है, 7.2 है, यानी कि थोड़ा ये बेसिक नेचर का है। साइटोप्लाज्म क्या है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके अंदर ये लाइसोसोम जो हमारा है, इसके अंदर भी एक्टिवनेस, मतलब इसको एक्टिव नहीं किया गया है, तो इस जब एक्टिव नहीं रहेगा तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर pH वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर pH वैल्यू इतनी होगी कि ये बेसिक मीडियम या न्यूट्रल रहे, ठीक है ना। तो ये इसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने का काम कौन करता है, ये सेल करता है। सेल को पता पड़ा कि तुम्हारी जरूरत आ पड़ी है, उठो 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 काम करो, तो कैसे करेगा, सेल ने क्या किया कि अपने साइटोप्लाज्म से बहुत सारा H+ यानी कि ये हाइड्रोजन आयन है ना, जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, बहुत सारा H+ ये क्या करेगा कि इसके अंदर H+ डालेगा, ठीक है। बहुत सारे H+ इसमें जाने लगते हैं, किसमें, लाइसोसोम के अंदर जाने लगते हैं। तो जब H+ जहाँ ज़्यादा होता है, H+ की वजह से ही मीडियम क्या होता है, एसिडिक होता है। तो H+ क्या किया गया, सेल के साइटोप्लाज्म ने, जब उसको सेल को पता पड़ा कि लाइसोसोम तुम्हारी ज़रूरत आ पड़ी है, तो उसने क्या किया कि बहुत सारे H+ को भेजा इसके अंदर, और लाइसोसोम के अंदर इतने सारे H+ चले गए कि वहाँ का मीडियम क्या हो गया, एसिडिक मीडियम हो गया, वहाँ पर pH 5 हो गया, और लाइसोसोम जो होता है वो जाग गया कि अब मुझे काम करना है, वो एक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो उसको जगाने का काम किसका है, साइटोप्लाज्म का है। और साइटोप्लाज्म कैसे जगाता है, H+ आयन भेज करके मीडियम को एसिडिक करके उसको एक्टिव कर देता है, यानी कि जगा देता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, ओरिजिनेशन देख लिया, स्ट्रक्चर। पॉइंट है बच्चों हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर कौन कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ के मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, सारे तो नहीं है, कुछ है यहाँ पर। जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को बच्चों हम एसिड हाइड्रोलेज भी कहते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं इनके लास्ट में एज होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, है ना। ये कुछ जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं, इनको छोड़ करके बाकी मैक्सिमम एंजाइम्स जो होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर आप देखेंगे, नाम देखेंगे, तो उन सब के नाम के लास्ट में क्या होता है, एज होता है, जिससे हम पहचान जाते हैं कि ये एंजाइम्स हैं, ओके। तो इसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है इसको हम एसिड हाइड्रोलेज भी कहते हैं। और कुछ के यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए इसमें राइबो न्यूक्लियेज पाया जाता है, किसमें, लाइसोसोम के अंदर। डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए इसमें डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियेज पाया जाता है। इसमें फॉस्फेट एस्टर जो होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए फॉस्फेटेज पाया जाएगा, हर नाम के लास्ट में क्या होगा, एज, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इसमें प्रोटीएजेज पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए इसमें कार्बोहाइड्रेजेस पाए जाते हैं। और फैट
फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, फैट यानी कि लिपिड, ठीक है ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसमें लाइपेज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जिनका एग्जाम्पल दिया है मैंने कि इस तरीके के इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर, जो कि काफ़ी पावरफुल डाइजेशन का वर्क करते हैं। ओके, अब लाइसोसोम जो होता है बच्चों, अब हमारा ये 4 पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट हम इसके बारे में क्या बात करेंगे, इसके सुसाइड बैग के बारे में। आपने सुना होगा कि लाइसोसोम को दूसरा नाम बोला जाता है सुसाइड बैग। हम कहते हैं कि लाइसोसोम जो होता है वो सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कैसे है, क्योंकि ये क्या करता है लाइसोसोम, एक्चुअल में देखिए नाम तो दिया गया इसको सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली, लेकिन ये आत्महत्या की थैली इसको मतलब आत्महत्या क्या कहा जा सकता है, एक तरीके से फायदेमंद है ना। जरूरत जब पड़ता है चीज़ों से हमको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, बल्कि ये क्या करता है कि अपने ही चीज़ों को, मतलब अपने सेल के अंदर की चीज़ों को ये मतलब उसको डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है ना। तो अपनी ही चीज़ों को ये डाइजेस्ट कर रहा है, इस वजह से इसको सुसाइड बैग कहा गया है। लेकिन ये सुसाइड बैग इसका होना ये हमारे लिए फायदेमंद, हमारी ही जरूरत के लिए, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या करता है कि चीज़ों को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग बोला जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे डेड ब्लड सेल्स, है ना, जो ब्लड सेल्स जो होते हैं उनकी लाइफ साइकिल कम होती है, ठीक है। जैसे कि हमारा WBCS है तो उसकी लाइफ साइकिल तो लगभग 24 घंटे होती है ना, तो और हमारा RBCS है उसकी लाइफ साइकिल 120 डेज होती है। तो ये जो सेल्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, जब ये डेड हो जाते हैं, ठीक है, ये मर गए, तो इनकी डेड बॉडी ब्लड में यूं ही बहती रहेगी, तो वहाँ पर ज़रूरत होती है कि उसको सफाई किया जाए, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं कि उनको डाइजेस्ट करते हैं, और ज़रूरत होती है जिन चीज़ों को इस्तेमाल वापस से रिसाइकिल किया जा सकता है, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, तो उसको वापस से रिसाइकिल करके फिर से नए RBCS का फॉर्मेशन किया जाता है। तो वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे फायदे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो डेड जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जो डेड सेल ऑर्गेनल्स हैं, मतलब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बना था, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ने फंक्शन किया, काम किया, अपना काम करने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया जब खत्म हो गया, पुराना हो गया, डेड हो गया, तो उसकी माइटोकॉन्ड्रिया क्या कचरे की तरह से सेल के अंदर ही पड़ा रहेगा, नहीं, जरूरत है उसको सफाई करने की, है ना। अगर बार बार सारे माइटोकॉन्ड्रिया बनते रहेंगे, काम होता रहेगा, उसके बाद वो उनकी डेड बॉडी वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, तो इससे क्या होगा कि पूरे सेल के अंदर कचरा ही कचरा भर जाएगा। फिर दूसरी चीज़ कि वो दूसरों के लिए नुकसानदायक है ना, इन्फेक्टेड हो जाएगा वो। तो इसके लिए क्या होगा कि सेल की सफाई की जाती है ना, उसको साफ सुथरा करते रहना होगा। तो वहाँ पर क्या है, डेड सेल ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर होते हैं उनको भी ये क्या करता है, डाइजेस्ट करके पूरा सफाई करने का काम करता है। उसके बाद जो एजेड सेल, ऐसे सेल जो कि बूढ़े हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, है ना, उनको भी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। अगर हम एजेड सेल को बाहर निकाल के उसके जहाँ पे न्यू सेल्स आते हैं, तो हमारी स्किन जो होती है वो, जैसे कहते हैं ना कि बुढ़ापा आ गया, तो धीरे धीरे हम एजेड लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुराने होने लगते हैं, है ना, सेल भी एजेड हो रहे हैं। तो लाइसोसोम तो एक अच्छा काम कर रहा है कि वो एजेड सेल्स जो होते हैं उनको डाइजेस्ट कर रहा है, ताकि उसके जगह पे नई सेल आए। नया सेल बनेगा तो यंग, मतलब ज़्यादातर लुकिंग जो होगी वो यंग महसूस होगी, ठीक है ना। तो एक तरीके से वो भी अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद जितने डिफेक्टेड सेल्स होते हैं या जितने इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होने लगा रैपिडली, या सेल की साइज जितनी होनी चाहिए उतनी न होकर के सेल बढ़ने लगा, तो कुछ डिफेक्ट आ जाता है यदि सेल के अंदर, या उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस सेल को भी ये क्या करता है, डाइजेस्ट करके हमको सेफ रखता है। तो कुल मिला जुला करके लाइसोसोम क्या कर रहा है, हमको बचाने का काम कर रहा है, हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन अपनी ही चीज़ों को, उसको उसकी मजबूरी है कि हमारी को मदद करने के लिए उसको हमारी ही को डाइजेस्ट करना पड़ रहा है। इस वजह से बेचारे को नाम दे दिया गया है सुसाइड बैग। मैंने एक यहाँ पे वर्ड लिखा है स्वाहा, क्योंकि मैं बच्चों को ज़्यादातर पढ़ाती हूँ तो यही बोलती हूँ कि ये वाला सेल था, RBCS था, ठीक है ना, वो भी मर गया तो उसको भी इसने क्या कर लिया, स्वाहा, खत्म, ठीक है। डेड सेल जो थे उनको भी क्या किया, स्वाहा। जितने एजेड सेल हो गए उनको भी क्या किया, स्वाहा। इन्फेक्टेड हो गए, डिफ्लेक्टेड हो गए, सब जितने डिफेक्टेड सेल्स हो गए तो उनको भी क्या कर देता है, स्वाहा, ठीक है ना। सबको सुसाइड बैग ये लाइसोसोम जो होता है वो क्या कर देता है, स्वाहा, ठीक है ना, स्वाहा कर देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग, ठीक है। तो बच्चों 4 नंबर पे हम इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, 5 नंबर पे इसको सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, 6 नंबर पे हम आते हैं इसके पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। बच्चों पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि लाइसोसोम अनेक रूपों में पाया जाता है, ठीक है। वो सेल के अंदर ही वो अपने अलग अलग रूप प्रदर्शित करता है, शो करता है, ठीक है। जैसे ये जितने रूपों में पाया जाता है, इसका फर्स्ट जैसे प्राइमरी लाइसोसोम के फॉर्म में पाया जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम के फॉर्म, ये इसके रूप है ना। पॉली मतलब होता है ढेर सारा, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है रूप में प्रेजेंट होना, है ना, अलग अलग रूप में प्रेजेंट होना,
ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म ये शो करता है। तो इसका पहला जो रूप है उसको बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम, जिसका दूसरा रूप होता है उसको सेकेंडरी लाइसोसोम या इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल या इसको हेट्रोफैगोसोम भी बोला जाता है। जिसका तीसरा रूप है उसको हम रेसिड्यूअल बॉडी कहते हैं और जिसका चौथा रूप है उसको हम ऑटोफेजिक वैक्यूल कहते हैं। तो 4 रूपों में हम लाइसोसोम को देखते हैं। अलग अलग वो कब क्या फंक्शन कर रहा है, उस टाइम उसका क्या रूप है, उसने क्या रूप ले रखा है, उस हिसाब से इसको 4 रूपों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। सपोज करिए कि जैसे मैं हूं, है ना, अभी मैं पढ़ा रही हूं तो यहाँ पे टीचर का रोल फॉलो कर रही हूं। अभी मैं अगर अपने बच्चे के साथ हूं तो वहां पे मैं मदर का रोल फॉलो कर रही हूं। ठीक है ना। तो अलग अलग रूप फॉलो करना पड़ता है, अलग अलग रूप को प्ले करना पड़ता है। उसी तरीके से जब लाइसोसोम भी अलग अलग रूप प्ले करता है तो उसको अलग अलग नाम दिया गया है। इन सब के बारे में एक डिस्क्रिप्शन में आपको एकदम सिंपली इस डायग्राम के थ्रू सब बता रही हूं। नहीं तो वैसे क्या किया जाता है कि प्राइमरी लाइसोसोम हेडिंग डालो, उसके बारे में लिखो, ढेर सारा है ना, फिर उसको लर्न करो। आप लोगों को लर्न करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ईजिली मैंने बहुत ईजी वे में करने की कोशिश की है ताकि आपके माइंड में एकदम से छप जाए और ज़्यादा आपको प्रिपेयर करना, ज़्यादा मतलब मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, आराम से ईजिली समझ में आ जाए। इन चारों के बारे में मैं आपको सिर्फ इस एक डायग्राम में बता रही हूँ। देखिए, हमारा ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को मैंने सेल में साइड में इसलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ पर मुझे जगह की जरूरत है, नहीं तो ये एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर में होता है। न्यूक्लियस को मैंने साइड में कर दिया। न्यूक्लियस के बाहरी मतलब जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है, इससे क्या लगा हुआ है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है। उसी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनता है, हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने फॉर्म किया, किसको फॉर्म किया, इसने लाइसोसोम बनाया। जस्ट अभी हमने पीछे देखा कैसे बनाता है। ये प्रोटीन बनाया, प्रोटीन को मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ भेजा, फिर इसके पैकिंग हुआ तो ये बन गया हमारा लाइसोसोम। ये जो हमारा लाइसोसोम बना है इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी जो एंजाइम्स भरे गए हैं, जो पैकेट तैयार किया गया है, जो एंजाइम्स भरे गए हैं वो सब इनएक्टिव कंडीशन में है। ठीक है। यानी कि वहाँ का मीडियम एसिडिक नहीं किया गया है, पीएच वैल्यू 5 नहीं की गई है, यानी कि यह भी काम करने के लिए रेडी नहीं है, है ना। तो जो ये इनएक्टिव कंडीशन में है, तो अभी अभी ये जो बना है इनएक्टिव कंडीशन में है, इस बने हुए लाइसोसोम को बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। क्लियर हो गया? हमारा डेफिनेशन समझ गए। ये हमारा प्राइमरी लाइसोसोम है। अब क्या होता है कि यदि इस सेल के अंदर बाहर से कोई जर्म्स कुछ भी आ रहा है ना, बाहर से अगर जम्स आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फूड बोलेंगे। एक तरीके से वो तो हमारे लाइसोसोम के लिए तो खाना ही है ना, भोजन है, वो तो उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो मान लीजिए कि फूड आया, जैसे ही सेल के अंदर फूड एंटर होता है तुरंत उसको फूड वैक्यूल क्या करता है, अपने अंदर पैकअप कर लेता है। ठीक है। ये फूड अभी इसके आगे भी, इसके फंक्शन में भी हम ये पढ़ेंगे डिटेल में। ये हमारा फूड था, ठीक है ना। फूड वैक्यूल ने क्या किया, उसको अपने अंदर पैकअप कर लिया और ये फूड वैक्यूल फूड को लेकर के पहुंचता है कहाँ, लाइसोसोम, ये जो हमारा प्राइमरी लाइसोसोम है उसके पास। ये और प्राइमरी लाइसोसोम दोनों क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। ये हमारा फ्यूज हो गया। लाइसोसोम अब आता है एक्टिव कंडीशन में। अब यहाँ पे लाइसोसोम का पीएच मेंटेन कर दिया जाता है और एक्टिव कंडीशन में इसको बना दिया जाता है। बनाता कौन है, ये जो इसका साइटोप्लाज्म है वही इसको एक्टिव करता है। अब लाइसोसोम को यहाँ पर एक्टिव कर दिया गया। ठीक है। और ये लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के साथ, फूड के साथ क्या हो गया, फ्यूज हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं अटैच हो गया। ठीक है ना। ये हमारा लाइसोसोम है और ये फूड है। ठीक है ना। दोनों अटैच हो गए और ये लाइसोसोम क्या करेगा, अपना थोड़ा सा लाइटिक एंजाइम इसमें डाल देता है। लाइटिक एंजाइम थोड़ा सा फूड वैक्यूल में डाल देता है और ये जो भी है, ये जम्स है, वो क्या होगा, यहाँ पर उस लाइटिक एंजाइम से एकदम ऐसे 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 बिल्कुल ये क्या हो गया, धीरे धीरे एसिड उसके ऊपर आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ये डाइजेस्ट होने के बाद जो भी यहाँ पे अच्छे मतलब डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो न्यूट्रिएंट मिल सकता है ना, यहाँ पर भी यूज किया जाता है कि जो डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट मिला उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लो। कौन, कहाँ एब्जॉर्ब कर लो, इसको साइटोप्लाज्म में ले लो। ठीक है ना। फूड वैक्यूल से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको साइटोप्लाज्म में ले लो। ठीक है। और ये जो हमारा बना, ठीक है ना, जो एक्टिव वाला इसके साथ फ्यूज होकर के ये जो हमारा लाइसोसोम का रूप है, ये लाइसोसोम का जो रूप था इसको हम प्राइमरी कह रहे थे और ये जो लाइसोसोम का रूप है इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। ये हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम तैयार हो गया। सेकेंडरी लाइसोसोम एक्टिव है और फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो गया, फ्यूज हो जाता है और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपना डाल देता है और यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब जरूरी तो नहीं है कि इसमें जो भी डाइजेस्ट हुआ हो वो सारे जो भी चीजें हैं वो पूरी की पूरी डाइजेस्ट हो जाएंगी, है ना। डाइजेस्ट हुई, इसमें से न्यूट्रिएंट्स हम निकालना चाहे तो हमने न्यूट्रिएंट्स को भी क्या कर लिया, इसमें से एब्जॉर्ब कर लिया है। जो सेल के यूज आने वाली चीजें हैं उसको निकाल लिया। अब इसमें सारी चीजें डाइजेस्ट तो नहीं हो जाएंगी, ठीक है ना, कुछ चीजें तो बच जाती हैं, वेस्ट मटेरियल। अब इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल बच गया है, ठीक है ना, लाइसोसोम का, अब वह रूप जिसमें कि वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है और इसको वेस्ट मटेरियल के साथ इस लाइसोसोम को क्या कर दिया जाएगा,
सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रूप है ना, जिसमें कि वेस्ट मटेरियल अब केवल रह गए हैं, उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, इसको हम क्या बोलेंगे, रेसिड्यूअल। लाइसोसोम का ये रेसिड्यूअल बॉडी कहलाएगा, जिसको सेल से बाहर यानी कि एक्सोसाइटोसिस कर दिया जाता है, इसको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो हमने लाइसोसोम के 3 रूप देखे। पहला हो गया हमारा ये प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा हो गया ये सेकेंडरी लाइसोसोम, और तीसरा हो गया ये रेसिड्यूअल लाइसोसोम। एक और रूप है यहाँ पे ऑटोफेजिक वैक्यूल, है ना। ये वाला रूप कब आता है, जब लाइसोसोम एक्टिव होकर के और अपने ही सेल के अंदर के चीजों को, है ना, सेल ऑर्गनल्स को, जैसे ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, अपने ही सेल के अंदर के सेल ऑर्गनल्स को जब अपने अंदर लेकर के ये डाइजेस्ट करने लगता है, तो ऑटो मतलब अपना, है ना, ऑटोफेजिक, तब ये ऑटोफेजिक का रोल अदा कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो बेकार हो गए थे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो बेकार हो गए थे, उन सबको अपने अंदर जब डाइजेस्ट करता है, अपने अंदर ले लेता है और उसको पचाने की कोशिश करता है, तो उस समय लाइसोसोम के रूप को हम बोलते हैं ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम का यहाँ पर हमको 4 रूप देखने को मिला। जब लाइसोसोम नया नया बन रहा है, इनएक्टिव है, तो ये प्राइमरी है। जब फूड मटेरियल के साथ फ्यूज होकर के उसको डाइजेस्ट कर रहा है, एक्टिव कंडीशन में आ गया, तो ये सेकेंडरी हो गया। जब इसने डाइजेस्ट कर दिया और इसमें बची हुई चीज़ों के साथ जब ये सेल से बाहर निकल जा रहा है, एक्सोसाइटोसिस जब हो रहा है, तब इसका ये रेसिड्यूअल रूप कहलाएगा। और जब सेल के अंदर की सफाई कर रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो बेकार हो गए हैं, उनको जब डाइजेस्ट करता है, तब इसको हम ऑटोफेजिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देख लिया पॉलीमॉर्फिज्म कि लाइसोसोम जो होता है वो कितने 4 रूप ये शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके बच्चों अभी ये टॉपिक आगे कंटिन्यू होगा, जो कि हम कल के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी ये लंबा हो गया वीडियो, तो अभी मैं इसको स्टॉप करूंगी। आगे का इसी का हमारा ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। इसका सबसे ज़रूरी चीज़ लाइसोसोम का फंक्शन, किस तरीके से वो काम करता है, ये सारी चीज़ें बाकी हैं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है बच्चों, यदि आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे कॉमेंट्स करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, स्टडी करते रहिए। हैव अ नाइस डे।